मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक वेट को, मीन मोलर मास को और साथ ही हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है। इसके क्वेश्चंस 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। कई बच्चों को एवरेज एटॉमिक वेट में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर इन तीनों टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, चाहे एवरेज एटॉमिक वेट हो, मीन मोलर मास हो, लिमिटिंग रिएजेंट हो, और आप इसे एक प्रॉपर वे में समझना चाहते हो, जितने वैरायटी के सवाल आते हैं उसको करना चाहते हो, तो ये लेक्चर आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस क्लास में इन तीनों टॉपिक को एकदम बेसिक से समझेंगे और सारे कंसेप्ट को सीखने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट, एवरेज एटॉमिक वेट, मीन मोलर मास का कोई भी सवाल आप गलत नहीं करोगे। क्योंकि जितने भी वैरायटी के सवाल इन तीनों टॉपिक पे बनते हैं वो मास्टर इसी क्लास में लेकर के आया है। ठीक है भाई, तो चलिए बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं एवरेज एटॉमिक वेट का और समझते हैं भाई एवरेज एटॉमिक वेट होता क्या है। जी मास्टर साहब, देखो पहली बात, ये जो एवरेज एटॉमिक वेट है ना भाई, ये आइसोटोप्स के लिए डिफाइन है। किसके लिए? आइसोटोप्स के लिए। तो भैया पहली चीज अपनी कॉपी में लिखना है, इट इज डिफाइंड फॉर आइसोटोप्स। किसके लिए? आइसोटोप्स के लिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आइसोटोप्स के बारे में पता होगा, है ना, पर बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको आइसोटोप्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं। जी मास्टर हम तो पढ़ते ही नहीं, हम तो मुंह उठा के क्लास में चले आते हैं, है ना। तो उनको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। जैसे मैंने कहा बेसिक से चलेंगे तो बेसिक से चलेंगे। अब देखो भाई, एवरेज एटॉमिक वेट की पूरी कहानी आप तभी समझ पाओगे जब आपको आइसोटोप्स के बारे में नॉलेज होगा। तो देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ऐसी कोई स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब ये तो पता होगा ना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? कि तुम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने आए हो, आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता। हाँ, ये पता होना चाहिए। तो आइसोटोप्स ऐसे स्पीसीज होती हैं, है ना, ऐसे स्पीसीज होती हैं जिनकी एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है? स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज, स्पीसीज हुज एटॉमिक नंबर इज सेम, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया? एटॉमिक नंबर सेम होता है। सेम मतलब तुम समझते ही हो ना। तुम तो कहते हो कि तुम्हारा हमारा चेहरा भी मिलता है, तुम्हारा हमारे नाम के लेटर्स भी मिलते हैं, तुम्हारी हमारी वाइब मिलती है, सब कुछ तुम मिला देते हो, है ना, सेम सेम वाली बात करते हो। तो ऐसे केमिस्ट्री में ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। कौन सा नंबर? फोन नंबर नहीं बे, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। यानी एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे स्पीसीज को बोल देंगे आइसोटोप्स। अब इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे जो हाइड्रोजन बाबा है ना, हाइड्रोजन बाबा, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बाबा के पास ही आइसोटोप्स है ना, क्लोरीन के पास में भी है, कार्बन के पास में भी है। जो हाइड्रोजन बाबा हैं इनके 3 आइसोटोप्स हैं और इनके तीनों आइसोटोप्स का नाम भी है ना, प्रॉपर नामकरण किया गया है। इस दुनिया में जो भी होता है वो नामकरण के बाद ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं 1H1, एक को बोलते हैं 1H2, एक को बोलते हैं 1H3। अब सुनिए मेरी बात को। ये जो 1H1 वाला है ना, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। और 1H3 वाले को क्या बोलते हैं मास्टर साहब? इसको बोलते हैं ट्राइटियम। क्या? ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। यस, व्हाट? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूट्रियम, 1H3 ट्राइटियम। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। तुमको मैंने जब रिप्रेजेंटेशन सिखाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो 1 है ना, जो नीचे लिखा होता है, किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक चीज नीचे, जैसे मान लो x है, तो यहाँ पे नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर क्या होता है? मास नंबर होता है। तो देखो ये जो 1H1 है ना, इसमें जो 1 है वो बता रहा है एटॉमिक नंबर। किसको बता रहा है? एटॉमिक नंबर को। तो जो नीचे लिखा होता है किसको बताता है? एटॉमिक नंबर को। और भैया
जो ऊपर लिखा होता है ना वो बताता है मास नंबर को, किसको, मास नंबर को। तो ये जो नीचे लिखा है ये आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा है, जो ऊपर लिखा है वो किसको बता रहा है, मास नंबर के बारे में। तो देखो इन तीनों केसेस में एटॉमिक नंबर तो सेम है, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, पर इसका मास 1 था, इसका 2 है, इसका 3 है। मतलब इन तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है जी मास्टर, पर इनके मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसी वजह से इन तीनों को कहते हैं कि आइसोटोप्स हैं। क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो भैया आइसोटोप्स का साफ साफ मतलब होता है ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें बोलेंगे आइसोटोप्स। अब सुनिए इसकी पूरी कहानी को मैं आपको समझाता हूं कि भैया अगर आपने आइसोटोप सीख लिया है तो एवरेज एटॉमिक वेट आपके लिए कितना आसान है। अगर मैं बात करूं एवरेज एटॉमिक वेट की, है ना, एवरेज एटॉमिक वेट की, तो किसी भी कंपाउंड का अगर किसी भी आइसोटोप्स, पहली बात तो एवरेज एटॉमिक वेट आपको किसका निकालना है, एवरेज एटॉमिक वेट आपको हमेशा आइसोटोप्स का निकालना है। किसका निकालना है, आइसोटोप्स का। अब कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास में 3 आइसोटोप्स हैं, किसी भी कंपाउंड के 3 आइसोटोप्स हैं, किसी भी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं। एक मैंने बोल दिया आइसोटोप 1, एक मैंने बोल दिया आइसोटोप 2 और एक को मैंने बोल दिया आइसोटोप 3। मान लेते हैं भाई किसी भी एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप हैं। अब तुम एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे, तुम्हें आइसोटोप्स गिवन होगा और वो आइसोटोप कितना पाया जाता है, उसकी अबंडेंस कितनी है ये भी गिवन होगा। क्या गिवन होगा, परसेंटेज अबंडेंस, कि भैया इस धरती पर वो आइसोटोप कितना पाया जाता है ना। जैसे प्रोटियम कितना पाया जाता है, ड्यूट्रियम कितना पाया जाता है, ट्राइटियम कितना पाया जाता है, ये भी बताया जाएगा। तो परसेंटेज अबंडेंस आपको क्या होगा, गिवन होगा, है ना। जैसे मान लो मैंने कह दिया आइसोटोप 1 है वो 70% है, आइसोटोप 2 क्या है वो 20% है, और आइसोटोप 3 क्या है वो 10% है। तो ऐसे आपको आइसोटोप्स गिवन होंगे और उनकी परसेंटेज अबंडेंस भी गिवन होगी, और आपसे कहेंगे कि एवरेज एटॉमिक वेट बताओ। क्या बताओ, एवरेज एटॉमिक वेट बताओ। तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। जब भी कभी आपको आइसोटोप्स गिवन हो और उनकी परसेंटेज अबंडेंस गिवन हो तभी आप एवरेज एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। जैसे 3 आइसोटोप्स होंगे, 2 आइसोटोप्स होंगे, जो भी होगा उनका परसेंटेज अबंडेंस गिवन होगा और आपसे एवरेज एटॉमिक वेट पूछेगा। तो आप क्या करोगे, पहले वाले आइसोटोप्स का कुछ ना कुछ एटॉमिक वेट होगा उसको लिख लो, एटॉमिक वेट इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट वाले का परसेंटेज अबंडेंस कितना है, फिर सेकेंड वाले आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक वेट इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस, है ना, इनटू फिर क्या, फिर प्लस एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड वाला आइसोटोप और फिर उसका परसेंटेज अबंडेंस, उसका परसेंटेज अबंडेंस, और इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो 100 से। जैसे ही आप इसको 100 से डिवाइड करोगे आपको एवरेज एटॉमिक वेट पता लग जाएगा। यानी कि सर एवरेज एटॉमिक वेट का एक फार्मूला है, कोई भी आइसोटोप्स गिवन हो उसके परसेंटेज अबंडेंस से उसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 100 से। ठीक, अब देखो ये जितनी बातें हैं ये तब आपको समझ में आएंगी जब आप सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है कि भैया क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। देखो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर सेम है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, पर इनके मास नंबर डिफरेंट है ना, एक का मास नंबर 35 है, एक का मास नंबर 37 है। इसके 2 आइसोटोप्स हैं और इसकी परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, और आपसे पूछ क्या रहे, आपसे पूछ रहे एवरेज एटॉमिक वेट। तो कैसे निकालोगे एवरेज एटॉमिक वेट, आपको क्या करना है, पहली बात परसेंटेज अबंडेंस निकालने का फार्मूला क्या बताया मैंने, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, जब भी कभी आपको एवरेजवा एटॉमिक वेटवा निकालना हो, सुनो मेरी बात को ध्यान सुनो। देखो भाई फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पेन चलाना पड़ेगा। तो देखो एवरेज एटॉमिक वेट है, पहली बात एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट, अब एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट कितना है 35% इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस ये कितना है 75, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड ये कितना है 37 इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड वाला 25, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एवरेज एटॉमिक वेट मिल जाएगा किसका, क्लोरीन का।
और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन आएगा वो आएगा 35.5%। क्या बात है, 35.5 आएगा। कितना आएगा? 35.5 आएगा। सॉल्व कर लेना आप। तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है तो जो भी आइसोटोप्स है उसके वेट को उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे 100 कर देना है। जैसे एक जेई एडवांस का सवाल है, 2009 में जेई एडवांस में एवरेज एटॉमिक मास पूछा गया। अब यहाँ पे भाई ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। इस ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा गलत है। इसमें 57 पॉइंट समथिंग होगा। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन पे नहीं जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा है आयरन का। किसका है? किसका एवरेज एटॉमिक मास? आयरन का। अब कैसे निकालेंगे आयरन का एवरेज एटॉमिक मास? हमें एवरेज एटॉमिक मसवा बताना है। कौन सा मसवा? अब एवरेज एटॉमिक मास हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? पहली बात तो एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट वाला, पहले वाले आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट कितना है? 54। अब 54 वाले की परसेंटेज अबंडेंस गिवन है 5%, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरे वाले का एटॉमिक वेट कितना है? आयरन वाला 58 वाला, तो 58 हो जाएगा। इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी गिवन है? 90%, है ना? ठीक है सर। फिर प्लस तीसरे वाले का मास कितना है? 57 और इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? 5%। यानी सर जो भी मास है उसको उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे भैया? 100 से। किससे कर देंगे? 100 से। जब मैं ऐसा करूंगा, इसको करने के बाद जब मैं सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आइएगा? जरा आप मुझे बताइए, जरा आप मुझे बताइए। मैं यूज करने जा रहा हूं कैलकुलेटर का। किसका? कैलकुलेटर का। तो पहली बात तो 54 इंटू कितना है भाई? 5 प्लस 58 इंटू 90 प्लस फिर क्या है भाई? 57 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा? 5775। कितना आ गया? 5775। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 5775 डिवाइड बाई 100। तो जब इसको करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 57.75 आएगा। कितना आएगा भाई? 57.75। तो जो इसका एवरेज एटॉमिक वेट आएगा आयरन का वो कितना आएगा? 57.75। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। आपको परसेंटेज अबंडेंस गिवन होगा, है ना? आइसोटोप्स का वेट भी गिवन होगा। वेट को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी हैं, डिवाइड बाई 100 कर दो। बोलो मेरी बात समझ में आया? ठीक है सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है मीन मोलर मास। अब ये मीन मोलर मास क्या होता है? मीन कहते हैं ना, यू डोंट मीन मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। अच्छा, मैंने क्या नोटिस किया है कि हम लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिस्कुट लिखा है मान लो, ठीक, बिस्कुट ऐसे लिखा है बिस्कुट। अब देखो, मतलब ऐसे लिखा है बिस्किट, इसको क्या पढ़ेंगे? बिस्क्यूट है, बिस्क्यूट पढ़ेंगे। मतलब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, सुनो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिस्किट को बिस्कुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मान लो कभी हम लोग को कहना है हमको बिस्किट दो, तो हम लोग कहते हैं बिस्कुट दो, बिस्कुट। लेकिन जो लड़कियां होती बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो कहती हैं बिस्कुट को बिस्किट कहते हैं, बिस्किट। मतलब उनको प्रॉपर क्या चाहिए, उनकी वर्डिंग बहुत प्रॉपर होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल होता है। तो देखो, अब आते हैं मुद्दे पे, मीन मोलर मास पे आते हैं। किस पे आते हैं? मीन मोलर मास पे। मीन मोलर मास क्या होता है ये समझते हैं। देखो भाई, जैसे तुमने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक वेट, वो किसके लिए डिफाइंड था? वो डिफाइंड था आइसोटोप्स के लिए। ऐसे ही जो हमारा मीन मोलर मास होता है ना, वो गैसेस के लिए डिफाइन होता है, सबके लिए डिफाइन नहीं होता है। तुम्हारे जीवन में जो इंसान है वो सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए थोड़ी है। अब किसी और के लिए हो जाएगा, तुम क्या करोगे? बवाल कर दोगे, क्रांति। हाँ, ये तो हम तो पूरा आग लगा देंगे, है ना, जीना हराम कर देंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उसको। ऐसे तो होता है, ठीक। तो ऐसे जो चीज जिसके लिए डिफाइन है वो उसी पे वर्क करेगी बेटा। तुम्हारे लिए भगवान ने कोई चीज नहीं बनाई है, तुम बहुत हाथ पैर मार रहे हो, अरे हम तो इसको फतेह करके रहेंगे, हम तो जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। है सर, आप हमको हल्के में ले रहे हो सर, हैं? हमने तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है।
ठीक है, मीन मोलर मास पे आते हैं। देखो भाई, मीन मोलर मास गैसेस के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है? गैसेस के लिए। जैसे मान लो हमारे पास 3 गैस है, एक को मैंने बोल दिया गैस 1, एक को बोल दिया गैस 2, एक को बोल दिया गैस 3। मान लो हमारे पास 3 गैसेस हैं, ठीक। अब वो एक कंटेनर में बंद है। किस में बंद है? कंटेनर में बंद है। अच्छा भैया, तो अब हमें ना ये तीनों गैसेस हैं, गैसेस का एक मिक्सचर है। तो जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा गैसेस होती हैं, गैसेस के मिक्सचर होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं बताओ भैया इस कंटेनर में जो गैस बंद है ना, जितनी भी गैसेस बंद है, इनका मीन मोलर मास क्या है। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि मीन मोलर मास गैसेस मिक्सचर के लिए होता है, ठीक। अब कैसे निकालते हैं मीन मोलर मास? देखो, गैस 1 है तो इसके कुछ ना कुछ मोल्स होंगे ना। मैं कहूंगा 3 मोल गैस है तो कुछ ना कुछ इसके मोल होंगे, यानी n होगी, है ना। कुछ ना कुछ मोल इन तीनों गैस के होंगे कि भैया जो हाइड्रोजन गैस है उसके 3 मोल है, ऑक्सीजन है उसके 4 मोल है, हीलियम है उसके 2 मोल है। हर गैसेस के कुछ ना कुछ मोल इस कंटेनर में होंगे, ठीक है। और हर गैस का कुछ ना कुछ मोलर मास भी होगा, है ना भाई। ऑक्सीजन का मोलर मास अलग होगा, है ना, ऐसे मोलर मास भी होगा। तो हर गैस का अपना मोलर मास भी होगा। तो जो मोल्स होते हैं उनको n से दिखाते हैं। n मतलब क्या होता है? मोल्स। और जो मोलर मास होते हैं उसको m से दिखाते हैं। तो देखो, जब भी कभी एक कंटेनर में 2 या 2 से ज्यादा गैसेस हो और आपको उसका मीन मोलर मास निकालना हो, तो इंडिविजुअल गैस के कितने मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से। फिर सेकंड वाले गैस के मोल, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाले गैस के मोलर मास के। थर्ड वाले गैस के जितने मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो थर्ड वाले गैस के मोलर मास से। और फिर डिवाइड कर दो जितने भी गैस के मोल हैं। जैसे इसका मोल्स n1 है, इसका n2 n3 है, यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। जितने भी मोल है उससे डिवाइड कर दो। मान लो 4 गैस होती तो हम क्या कहते हैं? n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस n4 m4 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ऐसे ही तो मीन निकालते हैं। चलो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मीन मोलर मास बताना है इन गैसेस का। 4 गैसेस हमारे पास गिवन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, SO2। अब मीन मोलर मास हम कैसे निकालते हैं? अगर 4 गैस है ना, तो 4 गैसेस का मीन मोलर मास कैसे निकालेंगे? मीन मोलर मास निकालेंगे सर एक फार्मूले से। इस गैस के कितने मोल्स हैं सर? इसके ऑक्सीजन के मोल्स हैं 16। फिर मोल्स इनटू क्या कर देते हैं? मोलर मास। भाई n1 m1, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा 32, ठीक है। तो इंटू 32 कर देंगे, प्लस इसके मोल्स कितने हैं? 80। और इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास हो जाएगा 28। कितना? 28। तो 80 इंटू 28 कर देंगे, प्लस इसके मोल्स कितने हैं? 3। और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 32 12 44, 44। तो इंटू क्या कर देंगे? 44। फिर भैया प्लस इसके मोल्स कितने हैं? 1। और इसके मोलर मास कितना हो जाएगा? 64। हाँ 64। तो 1 इंटू 64। और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? अपन कितने? 4 मोल, चारों के मोल से। तो n1 16 है, n2 80 है, प्लस n3 3 है, n4 1 है। यही फार्मूला लगाया, n1 m1 किया पहले वाले का मोल, उसके मोलर मास, दूसरे वाले का मोल उसका मोलर मास, तीसरे वाले का मोल उसका मोलर मास। क्योंकि यहाँ पे 4 थे तो पहले वाले का मोल उसका मोलर मास, दूसरे वाले का मोल उसका मोलर मास, तीसरे वाले का मोल उसका मोलर मास, चौथे वाले का मोल उसका मोलर मास, डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 29.48 आपका आंसर आएगा। निकल गया मीन मोलर मास। कितना आसान होता है भाई। आगे बढ़ते हैं मास्टर, आगे बढ़। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट और समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक कार बनानी हो तो एक कार को बनाने के लिए एक कार में कितने टायर होते हैं? चलो बताओ, एक कार में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला तो उसकी एक बॉडी होती है, जो ऊपर पूरा मुझे दिखता है वो क्या होती है? पूरी बॉडी होती है। और बॉडी के साथ साथ क्या होते हैं? 4 टायर होते हैं। भाई अगर बॉडी ना हो तो क्या कार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। और 4 टायर ही ना हो तो कार तो चलेगी नहीं, बनेगी, मतलब कार कहेंगे ही नहीं। एक कार में एक उसकी बॉडी होती है और 4 टायर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कार की 100 बॉडी है और 100 टायर है, तो आप मुझे बताओ, 100 टायर है और 100 बॉडी है, तो आप मुझे बताओ कितनी कार बनेगी? कितनी कार तुम बना पाओगे? कितनी कार बना पाओगे? सर एक कार में हमको, एक कार में 4 टायर तो चाहिए चाहिए। तो अगर 100 टायर है तो हमारे पास टोटल 25 कार बन पाएगी। क्योंकि सर 100 बॉडी है तो उससे क्या मतलब है, एक कार में 4 टायर तो चाहिए ही चाहिए ना। तो अगर हमारे पास 100 ही टायर है तो कुल मिलाकर
25 कार बनेगी, 25 चौका 100। भाई एक कार में तो 4 टायर लगेगा ही लगेगा ना, तो टोटल 25 कार बन पाएंगी। तो ये जो टायर है ना, ये टायर क्या है? टायर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिट कर रहा है ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट वही होता है ना जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाते हैं। अब मैं तुमसे कहूं कि भैया 2 मोल है हाइड्रोजन के और 1 मोल है ऑक्सीजन का, तो भाई यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन, 1 ही मोल ऑक्सीजन है ना, 1 मोल ऑक्सीजन जैसे खत्म हो जाएगा तो क्या H2 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी जो प्रोडक्ट को डिसाइड करे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे कार है, एक कार में 4 टायर होते हैं, हमारे पास 100 बॉडी है, 100 टायर है, तो भाई टोटल 25 कार ही बन पाएगी, यानी प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है। अब तुम एक बात बताओ, अभी हमारे पास बॉडी तो बचेगी, मान लो हमारे पास 100 बॉडी थी, 100 टायर थे, तो इसमें जब हमने कार बनाया हमारे पास 25 कार बन गई, तो क्या हमारे पास कोई टायर बचा? नहीं। जब 25 कार बनी तो हमारे पास 0 टायर बचा, कोई टायर नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पास में अगर आप देखोगे तो 75 बॉडी अभी हमारे पास बच जाएंगी, 75 बॉडी लेफ्ट है। तो नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो पहले खत्म हो जाता है, पहले कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि ये कम होता है ना, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है। जितना भी था, जितने भी टायर थे उससे हमने 25 कार बना लिया। यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके बारे में 2 बात याद रखनी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, डिसाइड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। और साथ साथ ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये भी डिसाइड करता है भाई कि क्या डिसाइड करता है कि ये पहले खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है फर्स्ट, इट विल कंज्यूम फर्स्ट, इट विल कंज्यूम फर्स्ट। तो देखो, अगर मान लो आपसे कोई पूछे साफ शब्दों में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो आप जानते हो क्या बोलोगे? आप ये सब मत याद रखना, आप सीधा सीधा एक बात बोलना, सीधा सीधा एक बात बोलना। क्या बोलना? मैं आपको समझाता हूँ, ये कार वार वाला एग्जाम्पल छोड़ो। लिमिटिंग रिएजेंट को केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट आर दोज स्पीसीज, लिमिटिंग रिएजेंट आर दोज स्पीसीज, ये ऐसी स्पीसीज होती हैं विच कंज्यूम फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम हो जाती हैं, विच कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग, विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पहले कंज्यूम हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए, है ना, उसे क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, इज नॉन एज लिमिटिंग रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो जो पहले खत्म हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और लिमिटिंग रिएजेंट को ही हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो इट इज आल्सो नॉन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, it is also known as limiting reactant। इसको हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं कि क्या है भैया, ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो बोलो, मेरी बात समझ में आई? लिमिटिंग रिएजेंट कोई एक ऐसी स्पीसीज होती है जो पहले खत्म हो जाती है। जैसे हमारे पास में 100 टायर था, 100 बॉडी थी, अब एक कार बनानी है, तो एक कार को बनाने के लिए एक बॉडी 4 टायर चाहिए, तो 100 टायर 100 बॉडी है, तो उससे टोटल 25 कार ही बन पाएंगी, 25 कार बनेंगी। अब हमारे पास टायर खत्म हो जाएगा, टायर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो टायर है ना वो पूरा खत्म हो चुका है, पहले ही कंज्यूम हो चुका है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो ए और बी मिलकर के सी बना रहे हैं, ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं, ये मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। इसके मान लो 4 मोल है और इसके 2 मोल है, तो बताओ इनमें से प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा? इनमें से प्रोडक्ट, भाई ए और बी ये दोनों आपस में मिलकर के सी बना रहे हैं। तुम सोचो, अगर ये 2 मोल खत्म हो जाए बी का, तो क्या सी बनेगा? ये तो अकेला रहेगा ना। तो जब ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यानी जब ए और बी दोनों रिएक्ट करेंगे तब सी बनेगा। अब बी के 2 ही मोल हैं, तो क्या प्रोडक्ट सही से बनेगा? जैसे बी खत्म, प्रोडक्ट ही बनना बंद हो जाएगा। यानी ये जो 2 मोल बी के हैं ना, ये प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहे हैं।
तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। या साथ साथ जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लिमिटिंग रिएजेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा। भाई 4 मोल ए के 2 मोल बी के साथ रीड करेंगे तब सी बनेगा, यानी ये पहले खत्म हो जाएगा, इस वजह से बी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये पूरी कहानी आपको क्वेश्चन समझ में आएगी भाई, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, क्या हमसे बोला है कि हमको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। इफ 6 मोल्स ऑफ SO2, अगर 6 मोल SO2 के रिएक्ट करें 1 मोल O2 के साथ, तो बताओ भैया लिमिटिंग रिएजेंट इनमें कौन है। पहली बात, एक गुरु मंत्र याद रखना, जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना हो, क्या बताना हो, जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना हो, तो लिमिटिंग रिएजेंट आप तभी पता करोगे जब वो गिवन केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो। जब क्या हो, गिवन केमिकल रिएक्शन मस्ट बैलेंस्ड, जो आपकी गिवन केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस होनी चाहिए, मस्ट बैलेंस्ड। भैया एक बात आपको याद रखना है, इसको बैलेंस करके ही रखना है। ऐसा ना हो कि गिवन केमिकल रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है और आप लिमिटिंग रिएजेंट बता रहे हो। पहला स्टेप यही है, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो अच्छी बात है, जैसे ये वाली बैलेंस है, और अगर नहीं बैलेंस है तो उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो पहली बात, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। इसको आप नोट डाल करके लिख लेना, मैंने तो मिटा दिया है, ठीक। तो ये क्या है भाई, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पता कर सकते हैं। अब जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होगा तो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। फिर क्या करना है, फिर अब तुरंत से नहीं देखना है सर इसके तो 2 मोल है और इसके एक ही मोल है, तो मतलब ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, जो आगे लिखा होता है ना उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अब इसको पढ़ने में तुम्हें कठिनाई होगी पर याद कर लो, जो आगे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है ना, स्पेलिंग देख लेना यार, कोफिशिएंट, ठीक है। तो आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ 6 मोल्स ऑफ SO2, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 6 मोल SO2 का रिएक्ट करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, अगर 6 मोल SO2 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो बताओ इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। जो आगे लिखा है ये मोल नहीं है, इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मोल SO2 है जो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। अब बताओ भैया कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट तब हम पता करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन पहले कंज्यूम हो गया, कौन कंज्यूम हो गया। तो कंज्यूम कौन हो गया इसको पहले कैसे जान पाएंगे, तो हम देखते हैं किसके कितने मोल रिएक्ट किए। तो जब भी कभी आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना हो तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करो, और दूसरे नंबर पे क्या करना है आपको, मोल रिएक्टेड पता करने हैं कि किसके कितने मोल रिएक्ट किए। अब इसके 6 मोल थे और हम कैसे जान पाएंगे कितना रिएक्ट किए, 6 मोल को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसके कितने मोल रेट किए, तो इसके 3 मोल रेट किए। ऐसे ऑक्सीजन के कितने मोल रेट किए ये कैसे पता करेंगे, इसके जो गिवन मोल है इसको डिवाइड कर दो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ हमने 1 मान लिया, 1 बाई 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 बाई 6 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। यानी कि इसको मैं अगर ए वाला बोल दूं इसको बी वाला बोल दूं तो हम देखेंगे कि ए के मोल ज्यादा रेट किए, बी के मोल कम रेट किए, यानी कि मोल रिएक्टेड अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे Na इज ग्रेटर देन Nb, Na ज्यादा है Nb, तो यहाँ पे बी वाला कम है ना, तो जो बी वाला कम है ना, जो कम है बी, यहाँ पे बी वाला यानी ये बी वाला क्या है, बी वाला ही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और बी वाला कौन है, बी वाला है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपको पता करना है तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर मोल रिएक्टेड निकालो, जिसके कम मोल्स होंगे वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे ये क्वेश्चन करो ज्यादा मजा आएगा। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ 4 मोल्स ऑफ N2 आर रिएक्टेड विद 9 मोल ऑफ H2 गैस, है ना। ये कह रहे हैं N2 गैस H2 गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, तो बताओ कितने कौन होगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। अब भाई N2 गैस H2 गैस के साथ रिएक्ट करती है तो NH3 बनता है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, तो पहले अपने आप को क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। जब इसको मैं बैलेंस करूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा,
ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस है, जो आगे लिखा होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये मोल नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 4 मोल है नाइट्रोजन के हैं और 9 मोल है हाइड्रोजन के। कितने मोल हैं? 9 मोल है हाइड्रोजन के। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो सबसे पहले हम पता करेंगे मोल रिएक्टेड। क्या पता करेंगे? मोल रिएक्टेड। ये कैसे पता करते हैं मास्टर साहब? जो मोल्स है उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका 9 है मोल डिवाइडेड बाय इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। जब मैं इसको कुट्टम पिट्टा करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9, 3 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, तो मैं देखूंगा ये A के मोल कितने आए 4, B के मोल कितने आए 3, तो मैं कहूंगा Na जो है इज ग्रेटर देन Nb, यानी कि B वाला जो है वो हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो B वाला कौन है? हाइड्रोजन, है ना भाई। ये किसके मोल है? 3 मोल किसके आए? ये मोल आए हाइड्रोजन के। 3 मोल H2 के आए। 4 मोल किसके आए? N2 के। तो किसके मोल कम है? हाइड्रोजन के। तो ये जो H2 वाला है ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन वाला है। ठीक है भाई, चलो भाई इसमें पता करते हैं। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ 4 मोल्स ऑफ N2 आर रिएक्टेड विद 9 मोल ऑफ H2 गैस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। चलो पता करते हैं। हमसे कहा है पहले देखो ये रिएक्शन, find limiting reagent if 4 moles of N2 are reacted with 9 mole of H2 gas according to the reaction। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। N2 रिएक्ट कर रहा है 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब एक और सवाल करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, इसमें ज्यादा मजा आएगा। 8 ग्राम H2 and 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। 8 ग्राम H2 and 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से कराता हूँ, ये वाली चीजें आप मिटाल देता हूं मैं। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एज्यूम करो आप कि इसके जो है वो 14 मोल है। कितने मोल है? 14 मोल है और इसके 4 मोल है। अब आप मुझे बताओ कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अब आप मुझे बताओ कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता करने होते हैं, जब भी हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता करने होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमको पता करना पड़ता है मोल्स रिएक्टेड, कितने किसके मोल्स रिएक्ट किए, यानी मोल्स रिएक्टेड हमको पता करना है। क्या पता करना है? मोल्स रिएक्टेड पता करना है। कैसे पता करेंगे भाई? देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, तो इसके जो गिवन मोल है उसको डिवाइड कर देंगे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो इसके मोल रिएक्टेड पता लग जाएगा। इसके जो मोल है उसको डिवाइड कर देंगे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो इसका मोल पता लग जाएगा। इसके 7 मोल आएंगे, इसके 4 मोल आएंगे। ठीक है, ये वाला कम है तो यानी जो O2 है वो हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसे पता करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने बड़ा मजेदार आया है, देखो ये क्वेश्चन कर लोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सबसे अच्छा सवाल माना जाता है। देखो अब इसमें आपको डायरेक्ट मोल नहीं दिया है, इसमें आपको पहले मोल निकालना है। जैसे 8 ग्राम H2 and 6 into 10 की पावर 23 molecule of O2 are reacted to form water vapor according to the reaction। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 ग्राम H2 है, जी सर। 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल O2 के हैं, जी सर, और ये रिएक्ट कर रहे हैं तब जाकर के क्या बन रहा है? वाटर का वेपर बन रहा है। तो बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? 8 ग्राम H2 जो है ना, इससे हम इसके मोल्स पता कर सकते हैं। कैसे भाई? गिवन मास माई मोलर मास। गिवन मास कितना है? 8। इसका H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 2। 2 4 जा 8, यानी इसके कितने मोल्स हैं? 4। ठीक है, फिर हमको इस बार गिवन मास नहीं दिया है, हमको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिया है, तो हम इसके मॉलिक्यूल से मोल पता कर सकते हैं। भाई मॉलिक्यूल से मोल कैसे पता करते हैं? N इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल N अपान Na। ठीक है, N कितना है? 6 into 10 की पावर 23 और Na भी कितना होता है? 6 into 10 की पावर 23। इसके कितने मोल आ जाएंगे? 1। यानी इस बार हमको मोल्स निकालने थे, डायरेक्ट नहीं दिया है। तो ऑक्सीजन का मोल्स हमने पता कर लिया 1, मिल करके 2H2 बना रहे हैं। अब पहली बात हमको पता करने है लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्शन बैलेंस है जी, तो हम मोल रिएक्टेड पता करेंगे। क्या पता करेंगे? मोल रिएक्टेड। कैसे जान पाएंगे किसके कितने मोल रिएक्ट किए? इसके जो मोल्स हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इसके जो मोल्स हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। 2 आ गया, इसके 1 आ गए, यानी इसका 2 आया, इसका 1 आया, यानी 1 वाला क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। अब बताओ कितना रिएक्टेंट लेफ्ट है, कितना रिएक्टेंट बचा, कितना रिएक्टेंट बचा, ये आपको बताना है। तो एक काम करूं मैं तुमको ये जितने भी चीजें हैं
ये मैं होमवर्क में दे दूं, ये सारी चीजें मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, इसको मैं काम करूंगा, मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मैं काम करूंगा अगले लेक्चर के लास्ट में इन सारे पैरामीटर्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल अभी आप इतने सवाल कर लो, और भैया ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। जब मैं स्टोइकियोमेट्री अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना भाई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इस क्लास को अटेंड करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जितनी भी चीजें मैंने लिमिटिंग रीजन में पढ़ाई हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करो, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारे हेटर्स हैं उनको एक दिन जवाब जरूर मिलेगा। आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कहो तो मैं एक शायरी सुना दूं, क्या बोलती है पब्लिक? बदलना चाहते हो ना तो वक्त से बदलो, क्योंकि अगर हम बदल जाएंगे तो तुम करवटे पलटते रह जाओगे। क्या बात है मास्टर साहब।